तो स्टूडेंट्स चैप्टर 2 पार्ट डी हम लोग कर रहे थे और पार्ट डी में हम लोग 4 टॉपिक को रीड करेंगे। रिपोर्टिंग सिस्टम एंड एमआईएस, फिर डेटा एनालिटिक्स एंड बीआई। डेटा एनालिटिक्स हम लोग कल कर चुके हैं, बीआई को आज हम लोग करेंगे। फिर बिजनेस रिपोर्टिंग एंड फंडामेंटल ऑफ एक्सपीआरएल एंड एक एप्लीकेबल रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट हम लोग लेंगे। तो सबसे पहला तो रिपोर्टिंग सिस्टम एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम लोगों ने रीड किया था और उसमें हम लोगों ने कहा था कि रिपोर्टिंग सिस्टम में तो आपने एक ही क्वेश्चन तैयार करना था कि रिपोर्टिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखा था ना कि रिपोर्ट का मतलब होता है प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्रॉपर एंड मीनिंगफुल वे। रिपोर्टिंग सिस्टम एक सिस्टम होता है जो रेगुलर हम लोगों को रिपोर्टिंग करता है प्री डिसाइड एस्पेक्ट पर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम हम लोगों को प्रोवाइड कराता है राइट इन्फॉर्मेशन, राइट पॉइंट ऑफ टाइम टू राइट पीपल फॉर राइट डिसीजन मेकिंग। दो मेन होते हैं, बैलेंस शीट, पी एंड एल, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताते हैं। लेकिन सिर्फ ये दो ही सफिशिएंट नहीं होते डिसीजन मेकिंग के लिए। हम लोगों को इस वजह से प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम हम लोगों को जरूरत होती है। कंपनी जनरली अपनी फाइनेंशियल फंक्शंस को बेटा मॉनिटर करता है मंथली, ताकि ना वो अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल डिसीजन ले पाए राइट पॉइंट ऑफ टाइम पर। पीरियोडिक रिव्यू किए जाते हैं हर डिसीजन को, ताकि फाइनेंशियल हाइजीन बना रहे और किसी तरह का ईयर एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट में मिस स्टेटमेंट ना रहे। कंपनी जो लिस्टेड कंपनीज है वो पब्लिश करती है अपने ऑपरेशंस को, फ्यूचर को, और ये उनके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। फिर हमने कहा था एमआईएस किसको बोलते हैं, तो एमआईएस रिपोर्ट एक टूल्स होता है जो मैनेजर यूज करते हैं इवेल्युएट दो चीज़ों को करने के लिए, बिजनेस प्रोसेस एंड ऑपरेशन को। और अलग अलग एमआईएस रिपोर्ट होती है अलग अलग काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। ये कॉल सेंटर का हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था। एमआईएस रिपोर्ट यूज कौन करता है, तो मैंने कहा था कि कौन यूज करे, तो ये तो कंटेंट है ही नहीं इसमें, बस ये है कि कैसे रिपोर्ट बनती है। तो एमआईएस सिस्टम ऑटोमेटिकली डाटा कलेक्ट कर कर प्रोड्यूस करता है डेली रिपोर्ट। अधिकतर एमआईएस जो फंक्शंस होते हैं, सॉफ्टवेयर जो होते हैं, वो आप लोगों को ऑन डिमांड रिपोर्ट देते हैं। ऑन डिमांड रिपोर्ट से मैनेजर अदर यूजर बेटा सिस्टम से जनरेट कर सकते हैं एमआईएस रिपोर्ट जब उनको नीड हो। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में एक स्पेशलाइज एमआईएस डिपार्टमेंट होता है जिनका जो भी यही होता है डाटा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और रिपोर्ट्स को तैयार करना। उसके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह यूज किए जाते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स ना बने। जो छोटे होते हैं वो छोटे सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं, स्प्रेडशीट को काम में लेते हैं। बहुत सारी एमआईएस रिपोर्ट होती है जो कि अलग अलग डिविजन्स के लिए होती हैं, अलग अलग रिपोर्ट। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सी है ये क्वेश्चन नहीं है, सबकी अपनी अपनी इंफॉर्मेशन अलग अलग डिपार्टमेंट पर अलग अलग रिपोर्ट में रहेगी। बट उसमें 4 क्वालिटी होनी चाहिए। स्टार, स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए प्रॉपर वे में ताकि समझना आसान रहे। टाइमली होनी चाहिए, ओल्ड डाटा नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेट होनी चाहिए, कोई तरह की टाइम और डेट करेक्ट होनी चाहिए, एरर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डिसीजन भी करेक्ट आएगा। रिलेवेंट होनी चाहिए, जिस बिजनेस एरिया से रिलेटेड है उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर ये एमआईएस के कुछ हमारे लिए एग्जाम्पल थे। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने डाटा एनालिटिक्स कल कंप्लीट किया था। डाटा एनालिटिक्स में हम लोगों ने कल एक चीज मैंने आप लोगों को सबसे पहले समझाई थी कि हर डिपार्टमेंट का अपना अपना ना बेटा वहां पर अपना अपना एक डाटाबेस होता है। हम लोगों ने कहा था कि वो सारे छोटे छोटे जो डाटाबेस होते हैं उसे हम लोग डाटा मॉड्यूल कहते हैं, और उन डाटा मॉड्यूल, सॉरी डाटा मार्ट कहते हैं, और डाटा मार्ट की सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट कलेक्ट किया जाता है और वो जहाँ कलेक्ट करते हैं उसे डाटा वेयर हाउस कहते हैं। इस डाटा वेयर हाउस में हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन आ जाती है। और जब हम लोगों को इनसे किसी भी तरह के क्वेश्चंस निकालने होते हैं, कोई एनालिसिस करना होता है, कितनी सेल हुई है किस एरिया में, कोई भी एनालिटिकल पॉइंट हमको एनालिसिस करना होता है, तो इनमें से इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। और ये जब हम लोग निकालते हैं ना, उसे तो OLAP कहते हैं, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस। और वहीं बेटा हमारे लिए जब हम लोग डाटा मार्ट में कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक अपडेट होती है डाटा वेयर हाउस में भी, वो हमारे लिए OLTP कहलाता है। तो डाटा एनालिटिक्स में हम लोगों ने डिफाइन में कहा था कि एक प्रोसेस है जो एग्जामाइन करता है आप लोगों के लिए डाटा सेट को, जिससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं अबाउट द इंफॉर्मेशन जो कि उनमें इंफॉर्मेशन कंटेन की गई है। इसके लिए हम लोग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। डाटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी बेटा टेक्निक हमारे लिए कमर्शियल इंडस्ट्रीज में बड़े लेवल पर यूज आती है डिसीजन मेकिंग के लिए, और साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी यूज करते हैं वेरीफाई करने के लिए, डिसअप्रूव करने के लिए बेटा साइंटिफिक मॉडल्स वगैरह को।
जो डाटा एनालिटिक्स है बेटा वो हमारे लिए बेसिकली रेफर करते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस से। तो बिजनेस के लिए जब डाटा एनालिटिक्स करते हो तो वो बीआई कहलाता है, बिजनेस इंटेलिजेंस कहलाता है। और रिपोर्टिंग तैयार करना ओएलएपी के थ्रू, ओएलएपी हमने कहा ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग के थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं वेयर हाउस में से, ताकि हम लोग बेटा रिपोर्ट तैयार कर पाए। फिर हम लोगों ने कहा था कि ये हम लोगों को हेल्प करता है बिजनेस की रेवेन्यू वगैरह ये सारी चीज़ों में एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, मार्केटिंग कैंपेन हम अच्छे से कर पाते हैं, कस्टमर सर्विस एफर्ट्स हमारे लिए क्विकली रहता है। डेटा एनालिटिक के टाइप एक हमने कहा था ईडीए होता है, जो कि हमारे लिए पैटर्न एंड रिलेशनशिप को बताता है। सीडीए जो हाइपोथेसिस हम लोगों ने बनाया है उसको ट्रू एंड फॉल्स को जज करता है। तो ईडीए तो डिटेक्टिव होता है और सीडीए हमारे लिए जज करता है। ये जॉन डब्ल्यू टुके ने पहली बार 1977 में अपनी बुक में एक्सप्लेनेटरी डाटा एनालिसिस में दिया था। डेटा एनालिटिक्स बेटा हमारे लिए और अलग से क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में डिफाइन कर सकते हैं। नंबर्स में जो बताएं वो क्वांटिटेटिव होता है, जो हमारे लिए बेटा नॉन न्यूमेरिकल फिगर्स पर एनालिसिस होता है उसे क्वालिटेटिव बोलते हैं। फिर एडवांस में तीन बातें आती हैं। डाटा माइनिंग, डेटा माइनिंग बेटा हमारे लिए लार्ज डेटा सेट में से ट्रेंड पैटर्न एंड रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स हमारे लिए प्रिडिक्शन करता है फ्यूचर का, कस्टमर का बिहेवियर, इक्विपमेंट फेलियर इवेंट्स और फ्यूचर इवेंट्स को बेटा प्रिडिक्ट करते हैं। मशीन लर्निंग, ये सारे काम मशीन से करवाए जाते हैं। मशीन खुद जो हम लोग एल्गोरिदम डिफाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें टाइम टू टाइम ना रिपोर्ट्स बनाकर तैयार कर देता है, ताकि साइंटिस्ट क्विकली बेटा डिसीजन से ले पाए। उसे हम लोग उसके लिए मॉडल्स बनाकर तैयार करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर, उसमें कुछ शर्तें डालते हैं, कंडीशन इफ बट वाली, जो जो शर्तें पूरी होती है उस अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट बनाकर देता है। इसे मशीन लर्निंग कहते हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स में ये तीनों बातें अप्लाई की जाती है, ताकि बिग डाटा बेटा हमारे लिए प्रोसेस कर चाहे वो स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है उसे हम लोग एनालिसिस कर पाए। टेक्स्ट माइनिंग बेटा हमारे लिए टेक्स्ट पर, जिसमें आपका ईमेल हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया या और भी कोई टेक्स्ट बेसिस कंटेंट है उन पर हम लोग बेटा माइनिंग करते हैं। तो टेक्स्ट माइनिंग कराते हैं, उनमें से कोई भी आप लोगों के लिए एनालिसिस करना वो टेक्स्ट माइनिंग था। तो हमने फिर कहा था कि डेटा होता है, डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, उससे हमें इंटेलिजेंस एंड रीजन मिलता है, फिर उसको नॉलेज बनता है, नॉलेज से हम लोग बेटा इंटेलिजेंट डिसीजंस ले पाते हैं। एप्लीकेशन एरिया चार थे इफ यू रिमेंबर। वाइड वैरायटी ऑफ बिजनेस यूज में होता है, जैसे बैंक एंड क्रेडिट कार्ड कंपनी एनालिसिस करती है आपके विड्रॉल एंड स्पेंडिंग पैटर्न को, ताकि फ्रॉड और थेफ्ट को आइडेंटिफाई किया जा सके, फ्रॉड से प्रिवेंट किया जा सके और आइडेंटिफाई ऑफ थ्रेट किया जा सके। ई कॉमर्स एंड मार्केटिंग सर्विसेज क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस करती है, एंड इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए वेबसाइट पर विजिटर ने क्या लाइक करा है उसके अकॉर्डिंग वो आप लोगों का व्यू पेज पैटर्न बनाती है। मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर बेटा फोरकास्ट करते हैं कस्टमर को, साथ ही में ना ताकि राइवल फॉर्म से हम पहले आगे स्टेप्स उठा सकें और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज कर पाए प्रॉपर वे में। और बहुत सारी कंपनीज ना एंगेज रहती है सीआरएम एनालिटिक्स में, ताकि वो कस्टमर को अपना अच्छा कॉल सेंटर प्रोवाइड कर सके, अप टू डेट, और मार्केटिंग कैंपेन प्रॉपर चला सके। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन भी बेटा हमारे लिए डाटा एनालिटिक्स करते हैं, ताकि पेशेंट्स के रिलेटेड डाटा को एनालिसिस करके एवेल्युएट कर सकें इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर कैंसर और अदर डिजीज का। प्रोसेस क्या होता है, तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ बेटा हमारे लिए ना कलेक्टिंग होता है, इंटीग्रेट करना, फिर प्रिपेयरिंग डाटा एंड देन डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड रिवाइजिंग एनालिटिकल मॉडल, ताकि इंश्योर किया जाए कि दे प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट। इसके लिए साइंटिस्ट होते हैं, डाटा साइंटिस्ट, जिनके साथ डाटा इंजीनियर और आईटी वाले बंदे उनके साथ तैयार करते हैं एनालिसिस को। तो सबसे पहले क्या होता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, साइंटिस्ट आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन उनको नीड है, और उसके अकॉर्डिंग ना इंजीनियर और आईटी स्टाफ उनके लिए डाटा तैयार करता है। फिर डिफरेंट सोर्स से जो डाटा हैं वो अलग अलग मार्ट के, उन्हें कंबाइन किया जाता है। कंबाइन करने के लिए ईटीएल किया जाता है। कंबाइन करने के लिए हम लोग ना जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए पहले तो उन्हें हम कलेक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट हो गया, फिर उन्हें कॉमन फॉर्मेट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, या तो सारा ही वर्ड में होना चाहिए या सारा एक्सेल में, इसको हम लोग ट्रांसफर करना कहते हैं। और फिर हम लोग इनको लोड कर देते हैं, हमारे डाटा वेयर हाउस में डाल देते हैं। वेयर हाउस में तो आ गया, आने के बाद ना हम फाइंड करते हैं एंड फिक्स करते हैं डाटा की क्वालिटी को, कि कोई भी हमारे लिए एरर ना रहे और डुप्लीकेट डाटा ना रहे। तो एरर और डुप्लीकेट डाटा को हम लोग हटा देते हैं, ताकि हमारे लिए प्रॉपर रिजल्ट बन पाए। उसके बाद हम लोग मैनिपुलेट करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को, कि वो डाटा हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग है और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। जब ये सारा हो जाए तो डेटा एनालिटिक्स का वर्क शुरू किया जाता है, और डेटा साइंटिस्ट इसके लिए ना मॉडल तैयार करते हैं, एल्गोरिदम तैयार करते हैं। और वो जो मॉडल होते हैं वो प्रोग्राम लैंग्वेज अलग अलग पाइथन में या एसक्यूएल में तैयार की जाती है,
जिससे कि ना बड़े बड़े डाटा से हम अपने अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन निकाल सकें। अब मॉडल तो हमने बना लिया, मॉडल को पहले टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट करने ताकि आपकी मॉडल की एक्यूरेसी पता चल पाए, और उसके लिए पूरे सेट ऑफ डाटा पर नहीं, कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ डाटा पर उसको रन कर करके इस डाटा सेट में से हमें हमारी इंफॉर्मेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो चेक किया जाता है। इसको बार बार किया जाएगा, और भी अगर कोई एरर आ रही है तो उसे दूर किया जाएगा। इसे हम लोग ट्रेनिंग कहते हैं मॉडल का, और बार बार कर कर हम लोग जब सेटिस्फाई हो जाए कि हमारा जो प्री डिसाइडेड आंसर हमारे लिए आना चाहिए वो प्रॉपर आ रहा है, तो फिर फुल डाटा सेट पर लेकर इससे हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। अब इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग कम्युनिकेट कर देंगे जिस जो हमारे लिए रिजल्ट जनरेट हुआ है, और ये बिजनेस के अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कि हमारा भाई इस महीने में ये सेल हुआ है या इस पर्टिकुलर एरिया में ये सेल हुआ है, ताकि वो डिसीजन ले पाए। और इसको करने के लिए हम लोग डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करते हैं, जो कि हमारे लिए एनालिटिकल टीम यूज करती है, अलग अलग चार्ट और अदर इंफोग्राफिक डिजाइन, ताकि आप लोगों के लिए बेटर वे में इसको अंडरस्टैंड किया जा सके। तो ये था डाटा एनालिटिक्स का कंसेप्ट। कंसेप्ट के बाद डाटा एनालिटिक्स में हम लोगों ने सबसे पहला तो कंसेप्ट को रीड किया था, सेकंड हम लोगों ने रीड किया था कि कौन कौन से टाइप के डाटा एनालिटिक्स एप्लीकेशंस होते हैं, फिर 4 जगह बेटा इसके एरिया रीड किए थे, और फिर इसकी प्रोसेस 6 प्रोसेस हमने रीड करी थी। कलेक्ट करना, कंबाइन करना, उसमें से एरर फाइंड करना, मैनिपुलेट करना स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और उसके बाद एनालिटिक के मॉडल्स रन कर कर इन्फॉर्मेशन निकालना, और इस इन्फॉर्मेशन को हम लोगों को कम्युनिकेट कर देना ताकि आप लोगों के लिए प्रॉपर वे में कंडीशंस पता चल पाए। अब अगला टॉपिक हमारे लिए, और वो आता है बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंस। अब हमारे लिए टॉपिक आता है और वो रहेगा बिजनेस इंटेलिजेंस। देखो, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेसिकली हम लोग बात करें तो बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे उनको आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, किस एरिया में चल रहा है, प्रोडक्ट की प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड कितनी बन रही है, एडवर्टाइजमेंट की जो अलग अलग कैंपेन हमने चला रखे हैं, कौन सा कैंपेन हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है। इस तरह के बहुत सारे डिसीजंस हम लोगों को लेने होते हैं। नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले भी हम लोग जज करते हैं कि हमारे कस्टमर्स का क्या बिहेवियर है। इन सारे जजमेंट को लेने के लिए हम लोग बिजनेस इंटेलिजेंस करते हैं। अब बिजनेस इंटेलिजेंस कैसे करते हैं? जैसे छोटे छोटे डेटाबेस है, हमने कहा ना कि जैसे ये प्रोडक्ट का डाटाबेस है, ये प्रोडक्ट डाटाबेस कभी बीआई का क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह का डायग्राम जरूर देना, उससे आपके मार्क्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। प्रोडक्ट का डाटाबेस है, एक हमारे लिए हो गया बेटा एडवर्टाइजमेंट का डाटाबेस हुआ, और एक हमारे लिए कस्टमर का डेमोग्राफिक बेटा डाटाबेस हमारे लिए हो गया, कस्टमर का डाटाबेस हम लोग इसमें रखते हैं। 3 डाटाबेस है, छोटे छोटे जो डाटाबेस होते हैं इन्हें हम लोग डाटा मार्ट कहते हैं, डाटा मार्ट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट का डाटाबेस हो गया। अब मान लीजिए इसमें हमारे लिए ना कोई भी हम लोगों ने प्रोडक्ट लाइन ऐड करा या चेंज करा, हमने प्रोडक्ट का प्राइस, कोई प्रोडक्ट लाइन ऐड करने का मतलब कोई भी नया प्रोडक्ट इसमें प्रोडक्ट के डाटाबेस में डाला, या हमने किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करा। एडवर्टाइजमेंट डाटाबेस में हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट का टाइम टेबल चेंज किया, या हम लोगों ने रेडियो बजट इंक्रीज कर दिया कि अभी तक 5 लाख का रेडियो बजट था रेडियो से एडवर्टाइजमेंट का, वो हमने 6 लाख कर दिया, ये हमने इस एडवर्टाइजमेंट के डाटाबेस में चेंज करा। कस्टमर डेमोग्राफिक में हम लोगों ने इंक्रीज करा कस्टमर का क्रेडिट लिमिट, 2 लाख तक का ही क्रेडिट देते थे, हमने मान लो 2.5 लाख तक का क्रेडिट लिमिट दिया, या चेंज किया कस्टमर से रिलेटेड कोई सैलरी लेवल हमारे लिए यहाँ पर चेंज किया गया। अब ये छोटे छोटे डाटाबेस में हम लोगों ने कोई भी पॉइंट चेंज किया, जैसे ही हम लोग डाटा मार्ट में चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली ये चेंजेस हमारे लिए डाटा वेयर हाउस में भी आ जाएंगे। ये डाटा यहाँ से कंबाइन हो रहा है, और ये चेंज हमारे लिए ना यहाँ पर डाटा वेयर हाउस में भी होंगे। जो भी हमने यहाँ चेंज कराना, ये तो हुआ OLTP, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, और ये हैंड टू हैंड डाटा वेयर हाउस में भी चेंज हो जाएगा। अब इसे डाटा वेयर हाउस से हम लोग किसी भी तरह के आंसर से निकाल सकते हैं। हमने 3 आंसर निकाले, हम ये चेक करना चाहते हैं, हम लोग क्वेरी डाल रहे हैं कि हाउ मेनी प्रोडक्ट सोल्ड $10,000 लास्ट मंथ इन टीवी एड एरियाज। तो टीवी के एड एरिया से कितने हम लोगों ने $10,000 से प्रोडक्ट हम लोगों ने सेल किए, ताकि हमको पता चले कि उसका क्या वर्थ है। या हम लोगों ने डाला कि अगर हमारा इन्वेंट्री 10% से भी कम हो जाए तो कितने कस्टमर हमारे यहाँ से छोड़कर कहीं और खरीदने चले गए। जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर ने ऑर्डर दिया कि 5,000 टीवी चाहिए, और हमारे पास मान लो ना हमारे स्टॉक में सिर्फ 1,000 टीवी ही है, हमारा स्टॉक 10,000 टीवी का होता है लेकिन 10% ही है, तो वो हमारे पास नहीं खरीदेगा ना, हमने उसको वेटिंग पीरियड दे दिया, तो वो फिर हमारे पास नहीं रुकेगा, कहीं और से खरीदने चला जाएगा। तो हम इसको देखेंगे ताकि इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। साथ ही में कि कस्टमर का प्रोफाइल चेंज हम लोगों ने किया है, चेंजेस सपोर्ट ए हाई प्राइस प्रोडक्ट, तो चेंज करने से क्या वो हाई प्राइस प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं। इस तरीके की कई तरह की क्वेरी हम लोग लगा सकते हैं जिससे हम लोगों को एनालिसिस होगा।
ये एनालिसिस प्रोसेस हमारे लिए OLAP कहलाता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। क्योंकि ये एनालिसिस ये है एक तरह का डेटा एनालिटिक्स ही, लेकिन क्योंकि ये एनालिसिस हम लोगों ने बिजनेस में किया है, इसलिए इस एनालिसिस को हम लोग बिजनेस इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो बिजनेस इंटेलिजेंस करने के लिए हम लोगों को छोटे छोटे वही डाटा मार्ट होते हैं, डाटा मार्ट से डाटा वेयरहाउस बनता है, वेयरहाउस से हम लोग अपनी क्वेरी के अकॉर्डिंग बिजनेस से रिलेटेड आंसर्स को निकाल सकते हैं, उससे हम लोग बिजनेस इंटेलिजेंस करते हैं। लेट बी थिंक इसकी बेनिफिट क्या मिलेंगे। बिजनेस में राइट डिसीजन हो पाएंगे, प्रॉपर हम एडवर्टाइजमेंट कर पाएंगे, प्रॉपर प्राइस रख पाएंगे, प्रॉपर प्रोडक्ट की क्वालिटी रख पाएंगे, कस्टमर के साथ हम लोग प्रॉपर ना यहाँ पर रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाएंगे। ये सारे बेनिफिट हम लोगों को यहाँ पर मिलते हैं, जिससे कि हम लोग अच्छे डिसीजन यहाँ पर ले पाएंगे। तो ये कुछ कंटेंट है जिससे हम लोग बिजनेस इंटेलिजेंस करते हैं। तो बिजनेस इंटेलिजेंस हमारे लिए क्या होता है, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी हो गया ना, एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस। फोर, ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम लोग एनालाइज करते हैं डाटा को, प्रेजेंटिंग करते हैं एक्शनेबल इंफॉर्मेशन। पहले तो हम लोग एनालिसिस करेंगे डाटा को, और उससे हमारे लिए यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगा, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पर निकाल पाएंगे। और उस इंफॉर्मेशन को निकाल कर तो हम लोग ना उस इंफॉर्मेशन को निकाल कर हेल्प करेगा कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स को, बिजनेस मैनेजर्स को एंड अदर एंड यूजर मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी हो गया जो कि हमारे लिए एक प्रोसेस होगा, एनालाइज डाटा एंड प्रेजेंटिंग एक्शनेबल इंफॉर्मेशन, ताकि कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, बिजनेस मैनेजर और अदर एंड यूजर बेटा ना इन्फॉर्म प्रॉपर वे में डिसीजन से ले पाएंगे। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टूल्स एंड एप्लीकेशन और मेथोलॉजी यूज आता है जिससे कि डाटा को कलेक्ट किया जाता है। डाटा कलेक्ट दो तरीके से किया जाता है, इंटरनल सिस्टम जो डाटा मार्ट हमारे लिए थे, या एक्सटर्नल सोर्सेज, बाहर से भी हम लोग अलग अलग कस्टमर के बिहेवियर्स को स्टडी करने के लिए, जिससे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, एनालाइज डेवलप करते हैं, क्वेरी को रन करते हैं जो हमारे डाटा है, और रिपोर्ट उसके हिसाब से हम लोग तैयार करते हैं। डाटा विजुअलाइजेशन हम लोग ऊपर भी पढ़कर आए, रिपोर्टिंग करने का एक तरीका होता है ताकि हमारे लिए प्रॉपर चार्ट वगैरह में हमारे लिए यहाँ पर रिपोर्ट्स आ सके, जिससे हम लोग प्रॉपर डिसीजन ले सके। तो अल्टीमेटली बीआई सिर्फ इतना सा है कि हमारे लिए एक टेक्नोलॉजी है जो एनालाइज करता है डाटा को और प्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन को, जो कि हेल्प करेगा हमारे लिए मैनेजर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को और अदर एंड यूजर्स को, ताकि वो मोर इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन ले सके, प्रॉपर वे में प्रॉपर करेक्ट डिसीजन यहाँ पर ले सके। अब पॉइंट है कि क्या रीजन है बिजनेस इंटेलिजेंस के पीछे। तो बिजनेस इंटेलिजेंस बेसिकली यही ना, डिसीजन लेने में हम लोगों को हेल्प करता है प्रॉपर वे में, इसलिए हम लोग बिजनेस इंटेलिजेंस करते हैं। तो बिजनेस इंटेलिजेंस enables ऑर्गेनाइजेशन टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये हेल्प करता है किसमें, वेल इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजंस में। those कैन बी द सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और जितने अच्छे डिसीजंस आप ले पाएंगे उतना ही हम लोगों को ना कॉम्पिटिटर से बेटर एडवांटेज मिलेगा, हम उससे थोड़ा आगे डिसीजन ले पाएंगे। दिस इज स्पेशली ट्रू व्हेन वी कैन extrapolate information from indicators in the external environment and make accurate forecast about future trend or economic conditions। ये बहुत हेल्पफुल होता है जब हमारे बाहर के एनवायरनमेंट, मतलब कस्टमर का क्या बिहेवियर आ रहा है, किस तरीके से वो प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, ये सारा जब हमें पता चलता है, तो हम लोग ना कॉम्पिटिटर से पहले ही फ्यूचर को एस्टिमेट कर कर एक बेटर वे में हम लोग डिसीजन ले पाते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस हम लोगों को क्या क्या देता है, देखो ये द पोजीशन ऑफ द फर्म इन कंपैरिजन टू इस कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर से बेटर पोजीशन हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। चेंजेस इन कस्टमर बिहेवियर एंड स्पेंडिंग पैटर्न हम लोगों को पता चलता है। फर्म्स की कैपेबिलिटी हम लोगों को बताता है। मार्केट कंडीशन, फ्यूचर ट्रेंड, डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन हमें पता चलता है। सोशल, रेगुलेटरी एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है। अदर फर्म्स मार्केट में क्या कर रहे हैं उसके बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बेसिकली ना बिजनेस इंटेलिजेंस हम लोगों को 6 चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है। फर्म की पोजीशन, कंपटीटर की कंपटीटर के कंपैरिजन में, साथ ही में अदर फर्म्स क्या कर रही हैं उसके डिसीजंस हम लोगों को पता कर देता है। फर्म के बारे में हम लोगों को कैपेबिलिटीज पता कर देता है। तो 3 बातें फर्म के बारे में हम लोगों को ना बिजनेस इंटेलिजेंस से पता चलती है। एक, फर्म की क्या कंडीशन है बेटा कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन में, अदर फर्म्स मार्केट में क्या कर रही है वो पता चलता है, और अपने फर्म की कैपेबिलिटी पता चलती है। इसके साथ साथ हमें कस्टमर का बिहेवियर और उसका स्पेंडिंग पैटर्न पता चलता है कि वो कैसे खर्चा कर रहा है। साथ ही में मार्केट की कंडीशन, फ्यूचर की ट्रेंड, डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन एंड सोशल, रेगुलेटरी एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन चलता है।
तो 6 बातें हम लोगों को यहाँ आइडेंटिफाई हो जाती है बिजनेस इंटेलिजेंस करने से। 3 बातें तो फर्म के बारे में, फर्म की पोजीशन कंपैरिजन टू कंपटीटर हमें पता चलता है, अदर फर्म्स मार्केट में क्या कर रही है उसके बारे में बिजनेस इंटेलिजेंस करने से हमें पता चलता है, फर्म की कैपेबिलिटीज के बारे में हम लोगों को पता चलता है, फिर कस्टमर का बिहेवियर जो चेंज हुआ है और साथ ही में उसके स्पेंडिंग पैटर्न एंड मार्केट की कंडीशन, फ्यूचर ट्रेंड, डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन एंड फाइनली बिजनेस इंटेलिजेंस करने से जब हम क्वेरी लगाते हैं हम डेटा वेयरहाउस पर तो बहुत सारे ट्रेंड्स पता चलते हैं, तो सोशल, रेगुलेटरी एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में हम लोगों को आइडेंटिफाई होता है। सबसे मेन क्वेश्चन हमारे लिए और वो रहेगा हमारे लिए बेनिफिट क्या है बिजनेस इंटेलिजेंस के। तो 3 बेनिफिट हमारे लिए बीआई के बनते हैं। बीआई इंप्रूव करता है एक तो ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी बेटर वे में परफॉर्म कर पाता है। तो द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोग्राम के क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो एक्सेलरेट एंड इम्प्रूविंग डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होता है, ऑप्टिमाइजिंग इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, AO ऑप्टिमाइज बेटा इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, एनहांसिंग कम्युनिकेशन अमंग डिपार्टमेंट वाइल कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज, बेटर वे में हमारे लिए ना एनहांस होता है कम्युनिकेशन का, AOE। फिर आई इंक्रीजिंग बेटा हमारे लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेटा हमारे लिए इंप्रूव होती है, साथ ही में न्यू रेवेन्यू बेटा हमारे लिए जनरेट होती है और गेन करता है हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर ओवरऑल बिजनेस राइवल्स पर बेटा हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। तो ना बेटा एक तो हमारे लिए एक्सलरेट होगा, डिसीजन में हेल्प करेगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा, बिजनेस प्रोसेस ऑप्टिमाइज होगी, बेटर वे में कम्युनिकेशन हम लोग कर पाएंगे, हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, कॉम्पिटिटर्स से बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। तो 6 हमारे को ना मेन हम लोगों को पोटेंशियल बेनिफिट्स बेटा यहाँ बीआई की वजह से हम लोगों को मिलते हैं। हमारी बेटर वे में डिसीजन मेकिंग हो सकती है, अदर रेवेन्यू जनरेट होगी, कॉम्पिटिटर से हम लोगों को एडवांटेज मिलेगा, हमारी प्रोसेस बेटा ऑप्टिमाइज होगी, एफिशिएंसी हमारे लिए इंक्रीज होगी और बेटर वे में हम लोग कम्युनिकेशन कर पाएंगे। इसके अलावा बीआई सिस्टम कैन आल्सो हेल्प बेटा कंपनी को आइडेंटिफाई करने में मार्केट की ट्रेंड एंड स्पोर्ट बिजनेस प्रॉब्लम। एक मार्केट की ट्रेंड हमें पता चल सकती है और क्या हमारे लिए प्रॉब्लम्स है वो हमें पता चलेगी। साथ ही में बीआई सिस्टम हेल्प करेगा हमें कस्टमर की एनहांसिंग पर कस्टमर के एक्सपीरियंस को, और हम लोगों को ना टाइमली एंड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स कस्टमर की प्रॉब्लम का क्या देना है। जैसे कल हमने वो कॉल सेंटर वाला एक एग्जांपल देखा था, 300 कॉल आती है लेकिन कुछ हमें से आंसर मिल रहा है कि ना हमें एक प्रॉब्लम पता चल रही है कि हमारे जो कॉल सेंटर वाले एग्जीक्यूटिव्स है वो प्रॉपर टाइम में प्रॉपर आंसर करेक्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो जब बीआई हम लोग काम में लेंगे ना तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे लिए हम प्रॉपर वे में कस्टमर की प्रॉब्लम्स और प्रायोरिटीज का हम लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करेंगे। तो बेसिकली बीआई बेटा आप लोगों के लिए 3 बातों में हेल्प करती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी की इंप्रूव होती है, इससे हम लोगों को ना 6 पोटेंशियल बेनिफिट जनरेट होते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे लिए एक्सेलरेट एंड इंप्रूव होता है डिसीजन मेकिंग, रेवेन्यू जनरेट होती है बेटा नई कॉम्पिटिटिव फर्म से कंपेरेटिव हम लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, हमारी प्रोसेस ऑप्टिमाइज होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और हम बेटर वे में डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन कर पाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज को कर पाते हैं। साथ ही में हमारे लिए सेकंड बेनिफिट रहेगा बीआई सिस्टम हम लोगों को ना हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में मार्केट की ट्रेंड और स्पोर्ट बिजनेस प्रॉब्लम्स को हम लोग एड्रेस दैट नीड टू बी एड्रेस, उन प्रॉब्लम्स जिनको कि हमें ध्यान देने की जरूरत है उनके बारे में बताता है। बीआई इस सिस्टम हम लोगों को हेल्प करता है कस्टमर के एक्सपीरियंस को बढ़ाने में और अलाउ करता है टाइमली एंड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स हम लोग दे कस्टमर की प्रॉब्लम को और उसकी प्रायोरिटीज को। तो ये एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बीआई की इंटेलिजेंस में बेनिफिट्स क्या क्या है। अगला है बीआई टेक्नोलॉजी क्या होती है। ये वैसे तो कोई खास इंपोर्टेंस रहेगा नहीं, जो डाटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी है ना वही बीआई टेक्नोलॉजी है। यहाँ भी OLAP काम आता है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम्स काम आते हैं, चार्ट काम आते हैं, विजुअलाइजेशंस काम आता है हमारे लिए, अलग अलग बेटा ना यहाँ वेयर हाउस होते हैं, छोटे छोटे मार्ट होते हैं जिनके बेस से हम लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। ये पूरा हमारे लिए क्वेरी वगैरह बनाई जाती है जिससे हमारे लिए बीआई काम आता है। तो ये सिर्फ एक रीड कर रखना है, बाकी कोई बीआई टेक्नोलॉजी इतना कोई इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं रहना चाहिए। देखो बीआई इंटेलिजेंस कंबाइंस ए ब्रॉड सेट ऑफ डाटा एनालिसिस एप्लीकेशन, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन यूज आते हैं इंक्लूडिंग एडहॉक एनालिसिस एंड क्वेरिंग। आप अलग से कोई एडहॉक एड भी कर सकते हैं, एनालिसिस और क्वेरी लगा सकते हैं। एंटरप्राइज की रिपोर्टिंग, OLAP, मोबाइल बीआई भी यूज किया जा सकता है, रियल टाइम बीआई, ऑपरेशनल बीआई,
क्लाउड एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बीआई, ओपन सोर्स बीआई, कोलैबोरेटिव बीआई एंड लोकेशन इंटेलिजेंस। तो ये सब बीआई के कुछ बेटा इंटेलिजेंस करने के सॉफ्टवेयर टेक्निक्स है। बीआई टेक्नोलॉजी में इंक्लूड होता है डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर रिपोर्ट्स को प्रॉपर चार्ट वगैरह में दिखाना ताकि हम अच्छे वे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो बीआई से यहाँ से तो रिपोर्टें तैयार हो गई एक तरीके से, इनको फिर विजुअलाइजेशन हम लोग करते हैं। तो इसमें डिजाइनिंग चार्ट एंड अदर इंफोग्राफिक एज वेल एज टूल्स फॉर बिल्डिंग बीआई का डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का मतलब फ्रंट पेज तैयार हो जाता है जहां से आपको रिपोर्ट पता चल जाएगी। परफॉर्मेंस scorecards that display visualize data on business metric and key performance indicator in an easy to grasp way। अच्छे वे से बेटा आप लोग को रिपोर्ट पता चल जाएगी। BI program can also incorporate forms of advanced analytics। इसमें एडवांस एनालिटिक्स भी की जा सकती है। जैसे एडवांस हम लोग ऊपर पढ़कर आए हैं, तीन बातें थी, डाटा माइनिंग था, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स हमारे लिए था, और उसके साथ ही मशीन लर्निंग भी था। तो टेक्स्ट माइनिंग भी कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और बिग डाटा एनालिटिक्स भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो एडवांस एनालिटिक्स भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। In many cases, though, advanced analytics projects are conducted and managed by separate team of data scientists। जब आप डाटा माइनिंग या प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स वगैरह ये करते हैं तो उसके लिए एक अलग साइंटिस्ट, स्टैटिस्टिशियंस, प्रेडिक्टिव मॉडलर्स एंड अदर स्किल्ड बंदे होते हैं जो कि आप लोगों के लिए ये एडवांस एनालिटिक्स करते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स डाटा टिपिकली इज स्टोर्ड इन, डाटा कहाँ स्टोर किए जाते हैं, या तो सीधे ही डाटा वेयरहाउस में डाले जा रहे हो, या फिर छोटे छोटे डाटा मार्ट में रखे जाते हैं। और इन एडिशन हेड ऑफ सिस्टम आर इंक्रीजली बीइंग यूज्ड विद इन बीआई आर्किटेक्चर एज repositories और लैंडिंग पैड्स फॉर बीआई एनालिटिक्स डाटा। तो हेड ऑफ सिस्टम का मतलब ये हो गया कि या तो आपके छोटे छोटे मार्ट में है ना, तो फिर उनको वेयर हाउस में डाल दिया जाता है, और उसके लिए हम लोग वही प्रॉपर वे में उन डाटा को कन्वर्ट करते हैं, फिर लोड करते हैं डाटा वेयर हाउस में। स्पेशली फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है तो उन्हें एक प्रॉपर स्टैंडर्ड में बनाया जाएगा और फिर हमारे लिए वेयर हाउस में डाला जाएगा। लॉग फाइल्स, सेंसर डाटा एंड अदर टाइप्स ऑफ बिग डाटा बेटा हम लोग यहाँ पर सिस्टम में रखते हैं। बीआई एप्लीकेशन को यूज करने से पहले रो डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स सिस्टम मस्ट बी इंटीग्रेटेड। जो अलग अलग डाटाबेस है, डाटा मार्ट है, उनसे हम लोग ना अलग अलग से लेते हैं, उनको कंसोलिडेट करते हैं। वही ऊपर जो हमने डाटा एनालिटिक्स के प्रोसेस पढ़े थे, क्लीन करते हैं डाटा को एंड क्वालिटी इससे बेटा इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारे लिए इंफॉर्मेशन है वो हमारे लिए एक्यूरेट है। तो ये कुछ भी नहीं है, जो ऊपर हम लोगों ने डाटा एनालिटिक्स की प्रोसेस पढ़ी थी ना, तो वही सिस्टम है। डाटा को इंटीग्रेट करना, कंसोलिडेट करना, क्लीन करना, क्वालिटी को देखना, ताकि हमारे लिए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पता चल पाए। इसके अलावा बीआई मैनेजर, बीआई इंटेलिजेंस टीम जनरली इंक्लूड ए मिक्स ऑफ बीआई आर्किटेक्ट। बहुत अलग अलग आर्किटेक्ट को यूज करते हैं। बीआई डेवलपर, बिजनेस एनालिटिक्स एंड डाटा मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। Business user often are also included to represent the business side and make sure its need are met in the BI development process। तो होता क्या है कि इन सब के साथ ही बीआई मैनेजर्स का एक मिक्सअप है ना यहाँ पर। बीआई आर्किटेक्चर, बीआई डेवलपर, बिजनेस एनालिटिक्स एंड डाटा मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, बिजनेस यूजर ऑफन आर ऑल्सो यूज्ड। इन सबको भी यूज किया जा सकता है ताकि हमारे लिए बेटर वे में यहाँ पर डिसीजंस प्रोसेस हमारे लिए बन पाए। तो ये सफिशिएंट है आप लोगों के लिए बीआई की टेक्नोलॉजी में। एक बार अपन रिव्यू कर लेंगे, पर ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस हमारे लिए रहेगा नहीं। तो देखो, सबसे पहले तो बीआई की डेफिनेशन को ध्यान रखना। बिजनेस इंटेलिजेंस डेटा एनालिटिक्स ही है, बस पर्टिकुलर बिजनेस के एरिया में यूज आता है, इसलिए बिजनेस इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो बिजनेस इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है ड्रीवन प्रोसेस फॉर, ये प्रोसेस क्या करता है, एनालाइजिंग डाटा एंड प्रेजेंटिंग एक्शनेबल इंफॉर्मेशन टू हेल्प, दो जनों को हेल्प करेगा, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, बिजनेस मैनेजर्स, और उसके साथ ही अदर जो भी हमारे लिए यूजर्स हैं, ताकि वो मोर इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजंस ले पाए। ये हमारे लिए कॉन्सेप्ट आप बीआई के लिए ध्यान रख लेना। और ये तो सब टेक्नोलॉजी का ही पॉइंट है, एक छोटे छोटे पॉइंट मिलाकर ये पैराग्राफ बनाया गया है नीचे जो टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या रीजन है इसके पीछे, तो वेल इन्फॉर्म हम लोग बिजनेस डिसीजन ले पाते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम लोगों को मिलता है। हम लोग बेटा इंफॉर्मेशन बेटा एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिकेटर्स के थ्रू लेकर हम लोग फ्यूचर को अच्छी तरीके से फोरकास्ट कर पाते हैं और इकोनॉमिक डिसीजंस के अकॉर्डिंग। तो हमारे को बिजनेस इंटेलिजेंस 6 बातें मेन प्रोवाइड करा कर देते हैं। हमारी पोजीशन, हमारी कैपेबिलिटी और अदर फर्म्स क्या कर रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। साथ ही में हम लोगों को ये भी बताता है कि कस्टमर का बिहेवियर क्या चेंज हो रहा है और उसका स्पेंडिंग पैटर्न, मार्केट की कंडीशन, फ्यूचर ट्रेंड, डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। साथ ही में सोशल, रेगुलेटरी एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हम लोगों को बताता है
ये बीआई का चार्ट एक ध्यान रख लेना, मार्ट अलग अलग 2-3, इनमें हमने कुछ चेंजेस डाले, वेयरहाउस करा और इससे कुछ क्वेरी हम लोगों ने लगाया। तो ये तो होगा हमारे लिए OLTP और ये होगा हमारे लिए OLAP। 3 बेनिफिट मेन ध्यान रखना। सबसे पहला तो हमारी ना इम्प्रूव होती है ओवरऑल परफॉर्मेंस। ओवरऑल परफॉर्मेंस की वजह से 6 बेनिफिट और पोटेंशियली हम लोगों को मिलते हैं। एक तो हमारा डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होता है, नई रेवेन्यू जनरेट होती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम लोगों को मिलता है। साथ ही में हमारी ना ऑप्टिमाइज होती है बिजनेस प्रोसेस, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और हमारा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में और कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज हमारे लिए होता है। हम मार्केट ट्रेंड और स्पोर्ट बिजनेस मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं बीआई सिस्टम से, और बिजनेस प्रॉब्लम्स बेटा हम लोगों को यहाँ पर एड्रेस होती है। साथ ही में बीआई सिस्टम हेल्प करता है हम लोगों को एनहांसिंग कस्टमर का एक्सपीरियंस और अलाउिंग फॉर द टाइमली एंड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू कस्टमर प्रॉब्लम एंड प्रायोरिटीज। ये हम लोगों को बेनिफिट बीआई से मिलता है। एंड आखिरी टेक्नोलॉजी क्या है, तो 2-3 पॉइंट कुछ खास ध्यान रख लें। यहाँ पर एप्लीकेशन यूज आते हैं जिसमें हम लोग एडो क्वेरी वगैरह डाल सकते हैं। इसके अलावा बेटा हमारे लिए OLAP हो गया, मोबाइल बीआई, रियल टाइम बीआई, ऑपरेशनल बीआई, ये सारा हमारे लिए काम आता है। बीआई टेक्नोलॉजी में डेटा विजुअलाइजेशन भी यूज किया जाता है जिसमें हम लोग चार्ट एंड इन्फोग्राफिक एज वेल एज टूल्स काम में लेते हैं, डैशबोर्ड तैयार करते हैं, परफॉर्मेंस का स्कोर कार्ड तैयार होता है जिससे कि हम लोगों को ईजी वे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल पाए। यहाँ एडवांस एनालिटिक्स भी होता है, एडवांस एनालिटिक्स ऊपर पड़ा था, तो यहाँ बेटा हमारे लिए डाटा माइनिंग, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, टेक्स्ट माइनिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, बिग डाटा एनालिटिक्स भी हम लोग कर पाते हैं। और बड़े जो एनालिटिक्स किए जाते हैं उसके लिए अलग टीम होती है, अलग साइंटिस्ट होते हैं, अलग प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि इन बिग डाटा एनालिटिक्स एडवांस टेक्नोलॉजीज को काम में लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, तो डेटा वेयर हाउस में स्टोर होती है या छोटे छोटे मार्ट में स्टोर होती है। जब आप लोग बीआई को काम में लेते हो तो उससे पहले हम लोग डाटा को इंटीग्रेट करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, क्लीन करते हैं, क्वालिटी को चेक करते हैं ताकि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पता चल पाए। इसके अलावा भी डिसीजन लेने के लिए मिक्स बीआई आर्किटेक्चर, बीआई डेवलपर, बीआई और इसके साथ ही बिजनेस एनालिटिक्स, डाटा मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, इन सबको हम लोग यहाँ पर काम में लेते हैं। तो ये आपका बीआई। तो 8 पॉइंट है। देखो क्या क्या मेन ध्यान रखोगे। डाटा एनालिटिक्स का मीनिंग हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस से एग्जामाइन करता है डाटा सेट को ताकि हमारे लिए ना कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सके इन्फॉर्मेशन से जो कि उसमें है। इसके लिए हम लोग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं। EDA, CDA, ट्रेंड पैटर्न और हमारे लिए हाइपोथेसिस को चेक करना, क्वालिटी और क्वांटिटी। साथ ही में मोर एडवांस में हमारे लिए डाटा माइनिंग हो गया, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, मशीन लर्निंग, इन तीनों को जहाँ काम में लेते हैं वो बिग डाटा एनालिटिक्स, टेक्स्ट माइनिंग। मेन ये एप्लीकेशन एरिया आप लोग ध्यान रखना कि वाइड वैरायटी ऑफ बिजनेस में यूज आता है। ई कॉमर्स वाले काम में लेते हैं, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस कलेक्ट करना, कंबाइन करना छोटे छोटे मार्ट से निकाल कर, क्वालिटी को चेक करना अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, फिर मॉडल तैयार करना और रिजल्ट्स को ट्रांसफर कर देना। फिर बीआई का मीनिंग आपने ध्यान रखना है। 6 चीजें बेटा हमारे लिए हैं, इसके पीछे जो रीजन बिहाइंड बीआई है। देन आफ्टर हम लोग बात करें तो हमारे लिए 3 बेनिफिट्स, और ये टेक्नोलॉजी तो रीड कर कर छोड़ देना, मेन ये बेनिफिट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। तो यहाँ आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज अगर हम लोग देखें तो पार्ट डी में 2 बातें तैयार हो जाती है। ए कर चुके हैं, बी कर चुके हैं, अब बी एक छोटा सा 10 मिनट का टॉपिक है, तो मैं ना ये वाला पार्ट आप लोगों को और करा रहा हूँ। कल फिर हमारा थर्ड एक XPRL वाला कर कर हम लोग फिनिश करेंगे। तो एक 10 मिनट का छोटा सा टॉपिक है और वो है हमारा एप्लीकेबल रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। तो ये नोट्स मैं आज दूंगा लेक्चर 3 के नाम से, बट आज जो हम लोगों ने बीआई रीड करा है ना वो कल वाली शीट में ही है। तो कल जो शीट दी थी उसमें डाटा एनालिटिक्स एंड बीआई दोनों ही था। छोटा सा टॉपिक, एक ही क्वेश्चन काम का है यहाँ हमारा, और वो है हमारे लिए एप्लीकेबल रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। इफ रिमेंबर जो हमने फर्स्ट टॉपिक में रिपोर्टिंग रीड करा था, हमने कहा था कि रिपोर्ट हमारे लिए ना इन्फॉर्मेशन को एक प्रॉपर एंड मीनिंगफुल वे में दिखाना रिपोर्ट है, और जो सिस्टम हम लोगों को ये एनालिस ये कर देता है उसे हम लोग रिपोर्टिंग सिस्टम टेक्निकली हम लोग बोलते हैं। ये रिपोर्ट हम लोग कोई बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी होती है जो ना रेगुलेटरी के अकॉर्डिंग कानूनन हम लोगों को बनानी पड़ती है। चाहे बैंकों के लिए आरबीआई का जो एक्ट वगैरह हो गया, बैंकिंग एक्ट हो गया, उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स बनाकर भेजना हो, सेबी के अकॉर्डिंग हम लोगों को बनाकर भेजना हो, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए IRDA के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स बनाकर भेजना हो, तो ये हमारे लिए जो हम पर कंप्लाइंसेस लगेंगे उनके अकॉर्डिंग हम लोगों को रिपोर्ट बनाकर भेजना होता है।
तो कंप्लायंसेस क्या होते हैं? रेगुलेटरी कंप्लायंसेस बेसिकली कंप्लायंसेस हम लोगों को समझ में आना चाहिए, ये वो रूल्स होंगे ना जो हम लोगों को फॉलो करना जरूरी है। तो वो रूल्स एंड पॉलिसीज स्टैंडर्ड्स जो लॉ के अकॉर्डिंग होंगे, कानून होंगे, उन्हें हम लोगों को पूरा करना होता है, उससे हम लोग कंप्लायंसेस टेक्निकली यहाँ पर बोलते हैं। तो कंप्लायंसेस बेटा हमारे लिए conforming to a rule such as specification, policies, standard और law। ये हमारे लिए पॉलिसी, स्टैंडर्ड और लॉ हमारे लिए ना ये रूल्स है, कंफर्म रूल्स है जो हमें फॉलो करने होते हैं, ये कंप्लायंसेस हमारे लिए कहलाएंगे। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस जो किसी कानून के अंतर्गत जो है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस डिस्क्राइब द गोल दैट ऑर्गेनाइजेशन एस्पायर टू अचीव इन देयर एफर्ट टू एंश्योर दैट they are aware of and take steps to comply with relevant law, policy and regulations। तो हमारे जो भी बेटा ना रेगुलेटरी कंप्लायंसेस डिस्क्राइब करते हैं, ये वो गोल हैं जो कि ना आप लोगों को अचीव करने हैं अपनी एफर्ट से, और वो स्टेप्स हम लोगों को पूरे करने हैं जो भी हमारे लिए कानूनन हैं, पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। Due to the increasing number of regulation and need for operational transparency, organizations are increasingly adapting to the use of consolidated and harmonized set of compliance control। क्योंकि बहुत सारे कानून बढ़ गए हैं, बहुत हार्ड इनके लिए होता है, तो हम लोग ना आज की डेट में इनके लिए एक प्रॉपर वे में कंट्रोल करना जरूरी है। अगर आप लोगों ने इनको कंट्रोल नहीं कराना तो ऐसी सिचुएशन में हम पर पेनल्टी लगती है। तो इतने सारे कंप्लायंसेस हम कैसे उन्हें पूरा करें? तो आज की डेट में हम लोग टेक्नोलॉजीज को काम में लेकर इन सारे लॉस को, कंप्लायंसेस को हम पूरा करते हैं। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्लायंसेस आपको पूरा कर कर दे देगा। ये अप्रोच ना यूज्ड टू इंश्योर दैट सारे नेसेसरी गवर्नेंस रिक्वायरमेंट कैन बी मीट विदाउट द अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड एक्टिविटी फ्रॉम रिसोर्सेज। जब आप इसको इंटीग्रेटेड सिस्टम को यूज करते हो ना, तो ये आप लोगों को ये बेनिफिट दे देता है कि आप लोगों को ये इंश्योर रहता है कि हमारे लिए किसी भी तरह का कंप्लायंस नहीं छूटा है, और बार बार हमको एक काम नहीं करना है। मान लीजिए कोई रिपोर्ट हम लोगों को टैक्स डिपार्टमेंट को भी देनी है, नहीं मान लीजिए हम लोगों को कोई रिपोर्ट ईएसआई वालों को भी देनी है, तो हम लोगों को अलग अलग नहीं बनाना है, एक ही सिस्टम होगा जो कि आप लोगों को ना वो बनाकर दे देगा रिपोर्ट्स। और इन रिपोर्ट्स को जिन भी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिएगा उससे हम लोग बेटा, जो भी रेगुलेटरीज को चाहिएगा उससे हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो आप यहाँ ध्यान क्या रखोगे, ये बात ध्यान रखना, कंप्लायंस का मीनिंग होता है बेटा हमारे लिए कंफर्मिंग टू ए रूल सच एज ए स्पेसिफिक पॉलिसी, स्टैंडर्ड और लॉ हमारे लिए हो गया। Regulatory compliances is an organization adhere to law, regulation, guidelines and specification relevant to its business। तो regulatory compliances बेटा ना हमारे लिए ऊपर तो क्या है कि डिस्क्राइब करते हैं उन गोल को जो कि हमें अचीव करने हैं हमारे लॉस के अकॉर्डिंग, और नीचे वापस इसको वो डिफाइन कर रहे हैं कि रेगुलेटरी कंप्लायंसेस बेटा वो लॉ, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस होती है जो पर्टिकुलरली हमारे बिजनेस से रिलेवेंट है, हेल्थ से रिलेटेड। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आपको डिफाइन कर देगा वो लॉज हम लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी, पॉलिसीज हम लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी। बैंक वालों के लिए बैंक जो आरबीआई डिफाइन कर देगा उन्हें हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। और जब भी हम लोग इन कंप्लायंस को तोड़ेंगे तो हमारे को पनिशमेंट लगती है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, पेनल्टी देना पड़ता है। तो वायलेशन ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंसेस रेगुलेशन ऑफन रिजल्ट इन लीगल पनिशमेंट, साथ ही में इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशंस इन सम केसेस हमारे लिए यहाँ पर हो जाता है। इसलिए जरूरी होता है कि हम लोग इनको फॉलो करें। अब ये दो टाइप के ना रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एक होता है जनरल जो सब पर फॉलो होता है, और एक होता है स्पेसिफिक जो सिर्फ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस पर ही फॉलो होता है। तो कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो कि सब पर फॉलो होते हैं, लाइक इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस ना बेटा हमारे लिए सब पर फॉलो होते हैं, सिर्फ एग्जम्पशन लिमिट को छोड़कर जो एग्जम्प्ट है उन पर फॉलो नहीं होंगे। लेकिन कुछ कंप्लायंसेस लाइक हमारे लिए जीएसटी, लेबर लॉ, कंपनी लॉ, ये हो गए, ये सब पर फॉलो नहीं होते हैं। जो पर्टिकुलर इनकी कुछ कंडीशंस वो पूरी करता है तो ही उन पर हमारे लिए फॉलो होगा। तो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए दो टाइप का होता है, जनरल एंड स्पेसिफिक। जो सब पर फॉलो होगा इनकम टैक्स वो जनरल है, सिर्फ एग्जम्पशन लिमिट को हटा दूं। स्पेसिफिक जो कि स्पेसिफिक चीजों पर ही लगता है, इस पे जो कंडीशंस फॉलो करेंगे उन्हीं पर लगेगा, उसे हम लोग स्पेसिफिक कहते हैं। अब रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए और एक अकाउंटिंग सिस्टम, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। देखो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, मान लीजिए टैक्स डिपार्टमेंट के कंप्लायंसेस को पूरा करना है तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मेरा जो अकाउंटिंग सिस्टम है ना उसी अकाउंटिंग सिस्टम में ही मैं रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के भी कंडीशंस को उसमें डाल दूं,
ताकि जैसे जैसे मैं अकाउंटिंग करूंगा उसके अकॉर्डिंग टैक्स के कंप्लायंसेस में टीडीएस अगर काटना है या और भी कोई चीजें ईएसआई में पैसा डिपॉजिट कराना है सैलरी के अकॉर्डिंग उनकी, तो ये मैं मेरे अकाउंटिंग सिस्टम में ही ये फंक्शन से डाल दूं कि वो ऑटोमेटिक रेगुलेटरी कंप्लायंस पूरा कर दे। और एक तरीका होता है कि मैं अकाउंटिंग सिस्टम अलग से रखूं और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का सॉफ्टवेयर अलग से रखूं। तो अगर मैं दोनों अलग अलग रखूंगा तो बहुत सारी दिक्कतें आएगी, मुझे बार बार एंट्री डालनी पड़ेगी, एरर हो सकती है। बेटर रहता है कि हम लोग ना डिफरेंट डिफरेंट दोनों के लिए सॉफ्टवेयर काम में ना लें, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ही हम लोग ना ऐसी अनबल्ड चीजें उसमें डलवा दें जो कि हमारे लिए रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को पूरा करते। हम जैसे ही कोई एंट्री करें टीडीएस कितना काटना है वो ऑटोमेटिक कट कर आ जाए, ताकि हम लोगों के लिए वो रेगुलेटरी कंप्लायंस पूरा हो जाए, उसकी एंट्री डुप्लीकेशन हम लोगों को अलग से टीडीएस सॉफ्टवेयर में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो regulatory compliance and accounting system are closely connected with each other. Most of the regulatory compliances require accounting data. अधिकतर के लिए accounting data ही चाहिए, and accounting data come from accounting system से आता है, जैसे टेली से आया। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन अकाउंटिंग डाटा ओनली। तो दो तरह की अप्रोच होती है आप कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए। एक, सेम सॉफ्टवेयर आप लोग काम में लें अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस के लिए, और एक आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर काम में लें, अकाउंटिंग का अलग और टैक्स कंप्लायंस का अलग। Software is needed for tax compliance is almost all the tax compliance today is through electronic mode only, क्योंकि आज की तारीख में बेटा हमारे लिए सारी टैक्स की रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो गई है। अगर सॉफ्टवेयर यूज करेंगे ना हमारे लिए, तो हम लोगों को ना बार बार डाटा टैक्स सॉफ्टवेयर में भी डालना पड़ेगा। तो टेली वाले सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से निकाल कर टैक्स सॉफ्टवेयर में भी डालो तो ये एंट्री कर पाएंगे। तो बेटर रहेगा ना हम लोग अलग अलग डालें या एक ही डालें, तो सर मच बेटर है कि हम लोग अलग अलग नहीं रखें, दोनों सॉफ्टवेयर एक ही रखें। एक ही क्वेश्चन काम का है हमारा इस पूरे में कि हमारे लिए ना दोनों सॉफ्टवेयर अगर एक ही रखे जाएं तो उसके क्या प्रोज है, क्या कौन से, क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। देखो, तो दोनों में क्या फर्क है। अगर हमारा दोनों का सॉफ्टवेयर एक ही है और अगर हमारे लिए टैक्स कंप्लायंस का सॉफ्टवेयर अलग है, तो सबसे पहला ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन, ईज ऑफ सॉफ्टवेयर कंप्लेन ऑपरेशन। ऑपरेटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस सॉफ्टवेयर में हमारे लिए ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन कम होगा, एज दिस इज इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में टैक्स कंप्लायंसेस की चीजें हैं। एवरीथिंग कनेक्टेड विद ईच अदर एंड मेकिंग चेंजेस एट वन प्लेस में अफेक्ट अदर एस्पेक्ट ओनली। तो जैसे ही आप बार बार कम ऑपरेशन यहाँ पर करने पड़ेंगे, जैसे तुम अकाउंटिंग में एंट्री डालोगे टैक्स कंप्लायंसेस में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों का अलग अलग है, टैक्स कंप्लायंस अलग है, तो आपको ना ज्यादा फंक्शंस करने पड़ेंगे, ज्यादा ऑपरेशन करने पड़ेंगे। अकाउंटिंग में जो चीजें डालोगे उनकी वापस से एंट्री आप लोगों को टैक्स कंप्लायंस सॉफ्टवेयर में करनी पड़ेगी, एंड दिस इज ओनली यूज्ड फॉर वन सिंगल पर्पस टैक्स कंप्लायंस। इट इज लेस कॉम्प्लिकेटेड एंड बाउंड टू बी इजी। तो ये हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड कम होता है। अब इन्होंने मॉड्यूल में इस तरीके से लिख रखा है तो हमको इसी वे में ध्यान रखना है, कॉम्प्लिकेटेड कम होता है और हम लोगों को इसको काम में लेना थोड़ा इजी हमारे लिए रहेगा। टेक्निकली अगर हम लोग कहें तो यहाँ हमारे लिए ऑपरेशन ज्यादा करने पड़ेंगे, टैक्स के भी ऑपरेशन करने पड़ेंगे अलग से और अकाउंटिंग वाले में भी अलग से करने पड़ेंगे। फीचर्स एंड फैसिलिटीज, जब आप लोगों के लिए ना दोनों सॉफ्टवेयर एक ही हैं, तो बेसिकली वहां होता यह है कि आप लोगों को कम बेनिफिशियर्स मिल पाते हैं, क्योंकि वहां पर मेन तो पर्पस अकाउंटिंग का रहेगा, उसमें आप लोगों ने कुछ चीजें टैक्स की डाल रखी। लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है, क्योंकि हम लोग प्रोस एंड कॉन्स पढ़ रहे हैं ना, फायदे भी नुकसान भी है, तो ये कुछ नुकसान है हमारे लिए। ये तो हमारे लिए नुकसान बन जाएगा कि हमारे लिए यहाँ पर ना फीचर्स कम मिलेंगे जब आप लोगों का दोनों सॉफ्टवेयर एक ही में है ना, तो क्योंकि वो मेन काम उसका अकाउंटिंग में है, उसमें आप टैक्स की भी चीजें कर रहे हो। एज दिस सिस्टम इज नॉट एन एक्सक्लूसिव सिस्टम फॉर टैक्स कंप्लायंसेस, इट मे हैव लिमिटेड फीचर फॉर टैक्स कंप्लायंसेस। और एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिर्फ पर्टिकुलर टैक्स के लिए ही बनाया है आप लोगों ने, तो वो एक्सक्लूसिवली टैक्स के लिए है, डिजाइन किया गया है, इसलिए इसमें आप लोगों को ज्यादा फीचर्स एंड फैसिलिटीज टैक्स से रिलेटेड मिल जाएंगी। थर्ड, हमारे लिए टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड। अगर दोनों ही सॉफ्टवेयर एक ही में है तो कम टाइम और कम एफर्ट लगेगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड सिस्टम है। जैसे आप एक में चेंजेस करोगे ऑटोमेटिक डाटा, हमारे टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर डेटा टू कंप्लायंस सॉफ्टवेयर इज जीरो। जैसे आपने अकाउंटिंग में कोई एंट्री डाली टैक्स कंप्लायंसेस में ऑटोमेटिक हो जाएगी। लेकिन यहाँ सेपरेट सॉफ्टवेयर है, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में करने के बाद आप लोगों को अलग से इसको वापस से रिटर्न एंट्री डालनी पड़ेगी और वो आप लोगों को टैक्स सॉफ्टवेयर में भी डालना पड़ेगा। एक्यूरेसी, जब दोनों सॉफ्टवेयर एक हैं तो एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, डबल बार एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए मैंने अकाउंटिंग में 10,000 की एंट्री करी, तो वो अपडेट होकर टैक्स में 10,000 की एंट्री हो जाएगी।
लेकिन ये अलग अलग है ना, तो हमारे लिए यहाँ एक्यूरेसी कम रहेगी, रिकंसिलेशन करना पड़ सकता है, हम लोगों को चेक करना पड़ सकता है कि कहीं गलती तो हमारे लिए नहीं है। तो अगर बेटा दोनों अलग अलग हुए तो एक्यूरेसी हमारे लिए कम होगी। कोस्ट, दोनों सॉफ्टवेयर एक ही में रखने ना, तो कोस्ट हमारे लिए कंपेरेटिव ज्यादा आएंगी, क्योंकि अकाउंटिंग वाले में टैक्स फीचर्स भी ऐड कराने, और सिर्फ टैक्स वाला ही है तो टैक्स के पर्पज से ही देख रहे हैं वहाँ, ये मत सोचना कि सर अकाउंटिंग की भी तो अलग से कोस्ट आएगी, हम सिर्फ टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। टैक्स की चीजें ही अकाउंटिंग में ऐड करानी है, तो कोस्ट हमारे लिए, इफ टैक्स कंप्लायंस फीचर इज नॉट अवेलेबल इन अकाउंटिंग सिस्टम, गेटिंग इट कस्टमाइज may require some amount of cost which may be higher than buying separate software। तो अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप लोगों के टैक्स कंप्लायंसेस की चीजें नहीं है, तो अगर उसे अलग से ऐड कराओगे ना, तो अलग से सॉफ्टवेयर खरीदने की कंपेरेटिव उसमें ज्यादा खर्चा। तो 5 चीजें ध्यान रखनी, कोई खास इंपॉर्टेंस रहेगा नहीं। अकाउंटिंग और टैक्स के सॉफ्टवेयर अगर हमारे लिए दोनों एक है और अलग अलग है, तो कुछ फायदे और कुछ नुकसान है। ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर दोनों हमारे लिए एक ही में है तो हमारे लिए ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन कम रहता है, क्योंकि हमारे लिए इंटीग्रेटेड रहेगा, तो ऑटोमेटिक हमारे लिए ना जो भी चेंज अकाउंटिंग में करोगे वो टैक्स कंप्लायंस में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। और अगर आप लोगों के लिए सिर्फ टैक्स कंप्लायंस सॉफ्टवेयर ही है, तो इन्होंने लिख इस तरीके से रखा है कि यहाँ पर हमारे लिए ना, क्योंकि सिर्फ टैक्स के लिए ही है, तो ये कम कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसको काम में लेना आसान होता है। फीचर्स एंड फैसिलिटीज हम लोग कहें तो अगर टैक्स कंप्लायंसेस अकाउंटिंग के साथ है तो कम फीचर्स मिलते हैं, और अगर हमारे लिए ना बेटा सिर्फ अलग से टैक्स के लिए खरीदा गया तो उसमें फीचर्स हम लोगों को ज्यादा मिलेंगे। टाइम एंड एफर्ट, अगर दोनों सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड हैं तो कम मिल लगेगा आप लोगों को, ज्यादा है तो आपको सेपरेट एंट्रीज डालनी पड़ेगी, इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा। एक्यूरेसी अगर दोनों एक ही है तो ज्यादा रहेगा, क्योंकि डुप्लीकेशन नहीं करना है, अकाउंटिंग में करोगे ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाएगा हमारे लिए, डाटा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्यूरेसी हमारे लिए अगर अलग से है ना, तो थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि अकाउंटिंग में हो सकता है आपने 10,000 से एंट्री करी और यहाँ मान लो 1,000 से हो जाए, तो एक्यूरेसी की प्रॉब्लम रहती है। कॉस्ट ज्यादा आती है अगर आप लोगों के दोनों सॉफ्टवेयर एक ही रखने, हो सकता है अकाउंटिंग वाले में पहले से टैक्स टैक्स के फीचर्स नहीं है, तो ऐड करवाने पर वो खर्चा ज्यादा आता है कंपेरेटिव नए से परचेज करने के लिए। देखो क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो ध्यान रखना कंप्लाइंस क्या होता है, तो कंप्लाइंस बेटा रूल्स हैं जो कि हमारे लिए स्पेसिफिक पॉलिसी स्टैंडर्ड और लॉ के अकॉर्डिंग होते हैं। रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस डिस्क्राइब करते हैं उन गोल को जो कि हम लोगों को अचीव करने हैं, इंश्योर करना है कि हम लोग बेटा ना सारे रिलेवेंट लॉज एंड पॉलिसीज को बेटा यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं इसलिए हम आज की डेट में ना इंटीग्रेटेड सिस्टम्स वगैरह को काम में लेते हैं, बट काम का नहीं। रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस ध्यान रखना कि ये वो लॉ है, रेगुलेटरीज हैं और पॉलिसीज हैं जो कि हम लोगों को हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। ये लो दो कैटेगरी के होते हैं, एक तो जनरल जो सब पर फॉलो होते हैं, लाइक इनकम टैक्स स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक बिजनेस पर ही फॉलो होते हैं। अब रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस इन अकाउंटिंग सिस्टम दो तरीके से रख सकते हैं, या तो आप लोगों के लिए रेगुलेटरी टैक्स कंप्लाइंसेस जो है बेसिकली और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक ही रखा जाए, या फिर दोनों हमारे लिए अलग अलग रखा जाए। 5 प्रोज एंड कॉन्स है। पहला, ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन, दोनों एक है तो कम एफर्ट लगती है, लेस रहता है। और अगर बेटा अलग से टैक्स कंप्लायंसेस है तो यहाँ पर आपको मोर लिखकर ये ध्यान रखना है कम कॉम्प्लिकेटेड होगा और इजीली इसको यूज कर सकते हैं। फीचर्स एंड फैसिलिटीज, अगर दोनों सॉफ्टवेयर एक ही इंटीग्रेशन में है तो कम फीचर मिलते हैं टैक्स के, अकाउंटिंग के ज्यादा होते हैं। और सिर्फ टैक्स का ही है तो उसमें टैक्स का ही है तो ज्यादा टैक्स के फीचर्स हम लोगों को मिलेंगे। टाइम एंड एफर्ट बेटा हमारे लिए कम लगता है अगर दोनों सॉफ्टवेयर एक ही है, क्योंकि हमारे लिए जो भी जैसे ही अकाउंटिंग में एंट्री डालोगे हैंड टू हैंड बेटा वो अपडेट कर देगा, आप लोगों के टैक्स कंप्लायंसेस में भी आप लोगों को बार बार डाटा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। और बेटा अगर हमारे लिए दोनों सॉफ्टवेयर अलग अलग हैं तो ज्यादा टाइम एंड एफर्ट लगेगा, जो भी आप अकाउंटिंग एंट्री करोगे उससे आपको वापस से रिटर्न प्रिपेयर भी करना रहेगा टैक्स वाले में भी। एक्यूरेसी ज्यादा आएगी अगर दोनों सॉफ्टवेयर एक साथ इंटीग्रेटेड सिस्टम है, क्योंकि जो भी आप लोग वहां पर डालोगे ना अकाउंटिंग में वही टैक्स में डाटा हमारे लिए सेम आएगा, क्योंकि अलग से हम लोगों को डाटा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अलग अलग है तो आप लोगों को यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, तो रिकंसिलेशन चेक करना पड़ेगा कि दोनों में डाटा जो डले हैं वो हमारे लिए सेम ही डले हैं। कॉस्ट ज्यादा आती है अगर दोनों फीचर एक साथ रखना चाहते हो, अगर अकाउंटिंग में आप लोगों के लिए ये टैक्स का फीचर नहीं है तो उन फीचर्स को ऐड कराने के लिए कंपैरेटिव ज्यादा पैसा खर्च होता है, आप अलग से सॉफ्टवेयर खरीदो उसके कंपैरेटिव। तो अगर आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर खरीदते हो तो वो कम कॉस्ट आएगा कंपैरेटिव उसमें अकाउंटिंग में ऐड कराने के लिए। तो बस ये एक टेबल आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। कल हम लोग एक लास्ट टॉपिक है बेटा, इसमें हमारा XBRL वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब पंचायतियों में से जो 2-3 दिन में पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आने लायक कोई पॉइंट है तो हमारा XBRL होगा, उसको हम लोग